हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया, ठीक। तो आज हम पढ़ने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में ये 3 टॉपिक्स और इसके बाद ये चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। तो आज के हमारे जो टॉपिक्स हैं वो मीटर ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज और एक पोटेंशियोमीटर। इन्हें पढ़ना है, इनका काम क्या है वो सब भी डिस्कस करेंगे। मान के चलो कि एक मेरे पास वायर है, मुझे इसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है या इसकी रेजिस्टिविटी बतानी है। मैं किसी सर्किट में लगाऊंगा तो एक ऐसा वायर यूज करूंगा जो कम रेजिस्टेंस लेता हो, जिससे बड़े आराम से क्या फ्लो हो, इलेक्ट्रिसिटी इसमें से करंट फ्लो हो। तो उन्हीं चीजों को यूज करने के लिए हम ये चीजें पढ़ेंगे। इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल है ये मेजर करने के लिए हम पोटेंशियोमीटर पढ़ेंगे, और इसका रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी कैलकुलेट करने के लिए हम क्या पढ़ेंगे, मीटर ब्रिज। और मीटर ब्रिज को पढ़ने के लिए हमें क्या पढ़ना है, व्हीटस्टोन ब्रिज। तो कह सकते हैं कि जो व्हीटस्टोन ब्रिज होगा वो बेसिकली मीटर ब्रिज का प्रिंसिपल है, या मीटर ब्रिज व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर ही क्या करता है, वर्क करता है। तो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है विक्की शर्मा और हमारा अपना चैनल physicstech.com। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करें। चलिए वन बाय वन इन्हें स्टार्ट करते हैं और थोड़ी सी इनकी एप्लीकेशंस भी समझेंगे। तो हमारा टॉपिक है आज का व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है बच्चों, हेडिंग लगा लेते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है? व्हीटस्टोन ब्रिज व्हीटस्टोन ब्रिज का मतलब है ब्रिज की शेप में। तो हमने क्या किया, हमने 4 रेजिस्टेंस लिए, 1, 2, 3 और 4। इन 4 रेजिस्टेंस को इस तरह कनेक्ट किया, इन 4 रेजिस्टेंस को इस तरह से कनेक्ट करेंगे कि जो बीच में गैल्वेनोमीटर होगा, जो बीच में क्या होगा, गैल्वेनोमीटर होगा, उसमें कोई करंट फ्लो ना करे। मतलब क्या हुआ, सुने। दिस वन, दो रेजिस्टेंस नंबर 3 और रेजिस्टेंस नंबर 4, P, Q, R और S। ठीक है, उसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं। दिस इज R और S। तो अगर ये 4 रेजिस्टेंस इस तरह से अरेंजमेंट में हो कि जो गैल्वेनोमीटर में करंट है, गैल्वेनोमीटर में क्या है, करंट है, वो कितनी हो, 0 हो, तब P/Q बराबर होता है। तब क्या होता है, P/Q R/S के बराबर होगी। और इस कंडीशन को बैलेंस कंडीशन कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं, बैलेंस कंडीशन कहते हैं। और यही वो कंडीशन है जिस पर हम क्या कैलकुलेट करेंगे, किसी भी वायर का, किसी भी गिवन वायर का रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे या उसकी रेजिस्टिविटी कैलकुलेट करेंगे। तो ठीक है बच्चे, स्टार्ट करते हैं। कैसे रिलेशन आता है ये पॉइंट्स मान लेते हैं, A, B, C और B। यहां से EMF की बैटरी E, करंट यहां से मूव किया I सपोज सर्किट में। अब यहां पर आकर करंट 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, इधर I1 इधर I2। अब जो इधर करंट जाएगा वो कितना होगा बच्चों, हाउ मच करंट पास थ्रू हियर। देखो, क्योंकि करंट किसमें नहीं जा रहा, I में कोई करंट नहीं है, तो हम इसको काउंट ही नहीं करेंगे। तो यहाँ पर भी करंट I1 रहेगा और यहाँ पर जो करंट होगा इधर भी करंट I2 ही रहेगा, और दोनों फिर मिल जाएंगे और लास्ट में करंट क्या बनेगा, I। तो आपको 2 लूप दोबारा दिख रहे होंगे। हमने किरचॉफ लॉ पढ़ा था, उसी को अप्लाई करेंगे। इन लूप ABDA हम कैसे मूव कर रहे हैं, ऐसे मूव कर रहे हैं। अब बच्चों इसमें E नहीं है, तो E के प्लेस पर क्या रखेंगे, 0 माइनस I कितना है इसके लिए, I1 इंटू P माइनस,
और जब ऐसे जाएंगे तो ये इसके अपोजिट में आ रहा है, हम कैसे मूव कर रहे हैं पास के इधर डायरेक्शन में, करंट कैसे आ रहा है इस डायरेक्शन में, तो करंट क्या लेंगे माइनस साइन, तो -I2 इंटू आर इक्वल टू 0। तो इक्वेशन बन जाएगी I1P इक्वल टू I2 आर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगेन इसी लूप में वर्क करो, इन लूप BCDB, इन लूप BCDB हम ऐसे मूव कर रहे हैं इसमें BCDB में। तो देखो पहले इधर जाएंगे, इसमें भी E नहीं है तो 0 माइनस अलोंग द करंट I1Q माइनस, अब ऐसे आ रहे हैं तो ये दोबारा अपोजिट मूव कर रहा है, तो यहाँ क्या रखेंगे -I2 इंटू एस। यहाँ से इक्वेशन क्या आ जाएगी I1Q बराबर I2 एस, इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम फर्स्ट अपॉन सेकंड I1P अपॉन I1Q इक्वल टू I2R अपॉन I2 एस, कहानी खत्म। P अपॉन Q बराबर R अपॉन एस, दिस इज द डेरिवेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। तो हमने कुछ नहीं किया, अगर 4 रेजिस्टेंस इस तरह अप्लाई हो, इस तरह लगे हुए सर्किट में कि वो एक ब्रिज बनाए, और ब्रिज में भी वो ऐसे अप्लाई हो कि जो इनका रेशो है P अपॉन Q का रेशो वो R अपॉन S के रेशो के इक्वल हो, तो इस कंडीशन में गैल्वेनोमीटर में कोई करंट फ्लो नहीं होती, और जब गैल्वेनोमीटर में कोई करंट फ्लो नहीं होगी तब इस कंडीशन को बैलेंस कंडीशन कहा जाता है। और इसी कंडीशन पर हम क्या मेजर करेंगे, क्या मेजर करेंगे, जो हमारे पास अननोन वायर होगा उसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो दिस इज व्हीटस्टोन ब्रिज। अब इसका यूज क्या है, तो इसका ही यूज है, इसी की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कहलाती है मीटर ब्रिज, जिसे हम स्लाइड वायर ब्रिज भी कहते हैं। उससे पहले ये पूछा जा सकता है कि व्हीटस्टोन ब्रिज में, कि व्हीटस्टोन ब्रिज ज्यादा सेंसिटिव कब होता है, क्या सेंसिटिव है व्हीटस्टोन ब्रिज, सेंसिटिव कब होगा। तो सेंसिटिविटी ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, नंबर फर्स्ट क्या, कि गैल्वेनोमीटर में अगर करंट 0 है, बच्चों जैसे गैल्वेनोमीटर में अगर बनाऊं इस साइड में को यहाँ पर बना देता हूं छोटा सा, ये गैल्वेनोमीटर की निडल है बिल्कुल 0 में, ये इधर भी मूव कर सकती है और इधर भी मूव कर सकती है। तो ब्रिज सबसे ज्यादा जब सेंसिटिव होगा जब सर्किट में या गैल्वेनोमीटर करंट कितनी हो 0 हो, एंड दैट केस द ब्रिज इज मोस्ट सेंसिटिव, एंड इन दैट केस P अपॉन Q बराबर R अपॉन S के होगा। तो याद रखें गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी कब आती है। ठीक है, ओके, तो ये था, इसकी एप्लीकेशन पढ़नी है जो कि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए भी एज वेल एज आपके प्रैक्टिकल में भी यूज होगी। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए मीटर ब्रिज, ये हो गया, ओके हम इसे रफ कर देते हैं। चलिए मीटर ब्रिज पढ़ते हैं, मीटर ब्रिज क्या होता है, इसकी क्या एप्लीकेशन है, कैसे इसे सोल्व आउट करेंगे। तो हेडिंग लगा लीजिए मीटर ब्रिज। बच्चों इसे हम स्लाइड वायर ब्रिज भी कहते हैं, स्लाइड वायर ब्रिज। ठीक है, तो मीटर ब्रिज क्या होती है, सबसे पहले आपको इसका इंट्रोडक्शन होना चाहिए कि हम इससे क्या चीज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मीटर ब्रिज क्या है, मीटर ब्रिज बेसिकली एक डिवाइस है, क्या है, डिवाइस है जो क्या कैलकुलेट करेगी, टू कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ अननोन वायर टू अननोन वायर। तो इंट्रो हो गया, व्हाट इज द मीटर ब्रिज, मीटर ब्रिज इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ अननोन वायर। अब दूसरी चीज, क्योंकि जब कोई डिवाइस हम यूज कर रहे हैं तो वो किसी न किसी प्रिंसिपल पर तो वर्क करती ही होगी। तो प्रिंसिपल, क्योंकि मैंने अभी बताया क्या
जो मीटर ब्रिज है वो बेसिकली किसकी एप्लीकेशन है, व्हीटस्टोन ब्रिज की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। तो प्रिंसिपल क्या है इसका, प्रिंसिपल है व्हीटस्टोन ब्रिज, जो कि क्या होता है P/Q बराबर R/S। ठीक है बच्चों, दो चीज आ गई। तीसरी चीज उसको कैलकुलेट कैसे करना है उस अननोन मैथ को, ये बच्चों थोड़ा देखो जरा, क्योंकि ये एग्जाम में आ जाता है पूछने के लिए, और खासकर प्रैक्टिकल में जो आपके हैं, इससे लगभग 3 प्रैक्टिकल्स आपके एक साथ कंप्लीट भी होंगे, तो देखते रहिए। मान ले मेरे पास एक ये कार्डबोर्ड है जो लगभग ऐसा दिखता है, ठीक है। इसमें कुछ कॉपर की स्ट्रिप्स हैं, इसमें क्या है कुछ कॉपर की स्ट्रिप्स लगी हुई हैं, और मैं बना देता हूं कुछ इस तरह से। ओहो गंदा हो गया ये। दीज आर स्ट्रिप्स ऑफ कॉपर, क्योंकि एग्जाम में सवाल पूछे जा सकते हैं आपसे, कॉपर स्ट्रिप यूज क्यों करते हैं, जो वायर यूज करते हैं जिस पर आप स्लाइड कराओगे वो किस मटेरियल का बना होता है, तो इस तरह की चीजें आपसे जनरली पूछी जा सकती हैं। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है बच्चों, लेक्चर देखते रहिए, डाउट क्लियर करते रहिए। किसी को फिर भी कोई डाउट हो तो वो मुझे कमेंट में पूछ सकता है। दिस वन, ये 3 स्ट्रिप्स होती हैं बच्चों, जो किसकी बनी होती हैं, मेड ऑफ कॉपर। यहाँ नाम लिख देता हूं, दिस इज Cu। इसमें यहाँ कुछ बच्चों डॉट्स बनी होती हैं, मतलब कुछ पिंस लगी होती हैं जिस पर हम वायर को अटैच करेंगे, लाइक दिस। और एक बड़ी खूबी वो क्या कि यहाँ पर एक स्केल लगा होगा बच्चों, क्या लगा होगा, स्केल, जो कि 100 सेंटीमीटर का होगा। ये क्या बना होगा, एक स्केल बना होगा जिसकी कुल लंबाई कितनी होगी, लगभग 100 सेंटीमीटर ये, ठीक है। ओके, अब थोड़ा इसको कंप्लीट करते हैं, जैसा कि तुम्हारा प्रैक्टिकल है उसी तरह से हम इसको डिजाइन करेंगे बच्चों। तो देखिए ये एंड है तुम्हारा, इस एंड को मैंने मान लिया पॉइंट ए, और इस एंड से मैंने एक वायर लिया और उसको अपनी बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, माइनस साइन के साथ, सॉरी प्लस के साथ। अब इसको किसके साथ कनेक्ट करेंगे, इसको कनेक्ट करेंगे एक रिहोस्टेट के साथ, और पहले इसको आप जोकी से कनेक्ट कर सकते हो, सॉरी की से कनेक्ट करेंगे, क्योंकि अगर मुझे बैटरी का वर्क है तो मैं यूज करूंगा, वरना की को यूज नहीं करूंगा। इसके साथ आप एक इसमें रियोस्टेट यूज करेंगे बच्चों, दिस इज RS, इसे हम वेरिएबल रेजिस्टेंस भी कहते हैं, और इसका दूसरा एंड आप किस पर लगा सकते हो, सीधा सीधा इस पॉइंट पर। तो नीचे का हिस्सा कंप्लीट हो गया। अब आप ऊपर चलते हैं। ऊपर चलने के क्रम में हमारे पास क्या है, आपके पास 2 ऑप्शन हैं, इसमें 2 होल्स हैं, 2 साइड्स हैं, जहां पर आपको एक साइड में इसमें आप क्या लगाओगे, वो वायर लगाओगे जिसका आपको रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो मान लिया मैंने वो वायर यहां पर लगाया, लाइक दिस, एंड दिस इज X। एक मैंने यहाँ पर एक ऐसा बॉक्स लगाया जिसका मुझे रेजिस्टेंस पहले से ही पता हो, और इसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स। इसका नाम क्या रखेंगे बच्चों, रेजिस्टेंस बॉक्स। अब इसमें एक चीज और रह गई है, बिल्कुल यहां पर हम क्या अटैच करेंगे, गैल्वेनोमीटर अटैच करेंगे G, जिसका एक सिरा तो गैल्वेनोमीटर होगा, और जो इसका दूसरा एज होगा उससे हम किसे कनेक्ट करेंगे, जोकी को G। समझ में आ गया पूरा का पूरा डायग्राम। एक बात अब आप याद रख लें, जिस एंड से आप बैटरी को कनेक्ट करेंगे उसी एंड पर आप रेजिस्टेंस बॉक्स भी लगाएंगे। ऐसा ना हो आपने बैटरी यहाँ लगा दी और रेजिस्टेंस बॉक्स को इधर रिप्लेस कर दिया हो, ठीक है। चलिए इसमें वर्किंग स्टार्ट करें। अब देखो बच्चों, मान के चलते हैं इस पूरे वायर की जो लेंथ है वो 100 मीटर है, तो इस पॉइंट A से J तक की लेंथ हमने मान ली L है, तो बची हुई कितनी हो जाएगी, 100 माइनस L, एंड दिस पॉइंट इज लेट अस से B। नाउ
अब बात तो इसमें कुछ चीजें पूछी जाती हैं, जैसे जो ये वायर बना होता है ये किसका बना होता है और क्यों बना होता है। तो आंसर जो वायर बना होगा ये अलॉय का बना होगा। मैंने आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी में स्टार्टिंग में बताया था कि जो हम अलॉय यूज करते हैं वो स्टैंडर्ड वायर यूज करते हैं एज ए लेबोरेटरी। क्यों? क्योंकि जब हम सर्किट से बैटरी से इसमें करंट फ्लो कराएंगे तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, जिसके कारण अगर हम इस वायर को ना लगाएं तो इसका रेजिस्टेंस भी बदलेगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस चेंज होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। तो एक ऐसा वायर चाहिए जो टेम्परेचर इंक्रीज होने के पर उसके रेजिस्टेंस पे कोई फर्क ना पड़े, इसलिए हम क्या यूज करेंगे, अलॉय यूज करेंगे। जनरली मैग्नीन का हो सकता है, कॉन्स्टेंटन का हो सकता है। ठीक है, ओके, तो ये हमने यूज किया। अब इस सर्किट में हम प्रिंसिपल लगाना चाहते हैं, कौन सा, जो व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल है, जिस पर ये वर्क कर रहा है। तो देखो, अकॉर्डिंग टू व्हीटस्टोन ब्रिज और अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल क्या होगा, P अपॉन क्यू। P क्या है, ये वाली डिस्टेंस यानी कि AJ। क्यू क्या है, ये वाली डिस्टेंस मतलब कि JB, इक्वल टू R अपॉन S। R क्या है, रेजिस्टेंस बॉक्स का डिस्टेंस R हमने मान लिया, और S क्या है यहाँ पर, S X के बराबर होगा। क्लियर हो गई ये बातें? ठीक, आगे बढ़ा जाए। देखो पी क्यू किसके बराबर है, प्रोपोर्शनल है लेंथ के, तो मैं यहाँ पर एक कांस्टेंट K इंटू एल लिख लूँ अपॉन K इंटू 100 माइनस एल इक्वल्स टू R अपॉन X। इसके होने में कुछ नहीं है, X कितना आ जाएगा, 100 माइनस एल अपॉन एल इंटू R। इस तरह से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, मीटर ब्रिज से किसी भी अननोन वायर का रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। आपके एक्सपेरिमेंट में थोड़ा एडिशनल है कि वो क्या पूछेगा कि जब आप किसी वायर मीटर ब्रिज से जब आप अननोन वायर का रेजिस्टेंस निकाले तो उस वायर की आपको रेजिस्टिविटी भी निकालनी है। रेजिस्टिविटी निकाल लेते हैं। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, रो बराबर आर ए अपॉन एल। आर आप कैलकुलेट कर चुके, आर को किससे रिप्लेस करोगे, एक्स से रिप्लेस करोगे। ए क्या होगा, ए वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है ये, और ए कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। तो आप इस पर पाई आर स्क्वायर रखोगे और एल क्या रखोगे, जो इस वायर की लेंथ होगी। अब समस्या ये है कि हमारे पास आर नहीं है, तो आर निकालने के लिए आप क्या करोगे, आर निकालने के लिए आप स्क्रू गेज का यूज करोगे। किसका यूज करेंगे, स्क्रू गेज का। उससे आप डायमीटर निकालोगे, उसका हाफ कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, रेडियस आ जाएगी। तो इस तरह से आप अपना पूरा एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट स्लाइड वायर ब्रिज। और स्लाइड वायर क्यों कहते हैं, क्योंकि इस पर जोकी को स्लाइड कराया जाता है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट स्लाइड वायर ब्रिज। अब बच्चों इसके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं। वैसे तो सुनने में ये आ रहा है कि इस बार इस एग्जाम में इसके न्यूमेरिकल्स आएंगे नहीं, बट फिर भी आपको थोड़ा सा आइडिया दे देते हैं कि किस तरह से इसमें क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूं बच्चों, जो मेरे काम का नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा हटा देते हैं। ओके, देखिए इसमें क्वेश्चन क्या बन सकता है। इसमें बेसिकली दो ही तरह के क्वेश्चन बनेंगे बच्चों। पहला क्वेश्चन तो क्या कह सकता है वो, कि मैंने इस अननोन वायर के साथ एक रेजिस्टेंस लगा दिया 5 ओम का इसके साथ सीरीज में, तब इस पर क्या फर्क पड़ेगा, तब ये कितना होगा। और इनिशियल उसने कंडीशन दे रखी थी, जो मेरी बैलेंसिंग लेंथ थी वो मान लो 40 सेंटीमीटर थी। कितने सेंटीमीटर थी, 40 सेंटीमीटर। तो पहले केस में स्टडी करो इसको, आर अपॉन एक्स बराबर, फॉर्मूला क्या था पूरा लिखो, x बराबर 100 माइनस एल। 100 माइनस एल कितना है, 40। तो 100 माइनस 40 अपॉन 40 इंटू आर। यहाँ से x अपॉन आर कितना आ गया, 60 अपॉन 40 मीन्स 2/3। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब दूसरे केस में इसने ये कहा कि जब इसके साथ एक सीरीज में रेजिस्टेंस लगा दिया गया, तब जो बैलेंसिंग पॉइंट है वो हट करके 50 सेंटीमीटर हो गया। तो ये 50 हो गया, तब x बराबर कितना लगाओ, 100 माइनस 50 अपॉन 50 इंटू आर। x बराबर कितना आ जाएगा, 50 अपॉन 50, इट इज 1, यानी कि r। इक्वेशन नंबर 2, r के प्लेस पर आप x पुटअप कर दें,
कुछ चेंज हो गया क्या शायद? ओके, हाँ हमने कुछ गड़बड़ कर दी है। अब जो x होगा वो x नहीं रहेगा बच्चों, x प्लस 5 हो जाएगा। अब जो x है वो x ना रह करके x प्लस 5, क्योंकि सीरीज रिलेशन क्या कंबाइन होते हैं, तो आप x के पेज पर क्या रखेंगे, x प्लस 5। तो x प्लस 5 इक्वल टू r। तो यहां से r की वैल्यू उठा करके यहां रख दें आप इक्वेशन फर्स्ट में, तो ये आएगी x अपॉन x प्लस 5 इक्वल टू 2/3। और उसको कैलकुलेट कर लेंगे तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी, फिर दोबारा x की वैल्यू को यहाँ पुटअप कर देंगे तो मेरे पास r भी आ जाएगा। तो एक केस तो ये हो सकता है इसमें। दूसरा केस क्या हो सकता है कि वो इस रेजिस्टेंस को सीरीज में ना लगा करके, इस रेजिस्टेंस को सीरीज में ना लगा करके इसको पैरेलल में लगा देता है। इसको किस में लगा दे उसने, पैरेलल में। और सपोज ये 5 ओम का ही है, तब उसने कहा तब x और r निकालो। तो आपको कुछ चेंज नहीं करना, पहली कंडीशन तो बिल्कुल सेम रहेगी। दूसरी कंडीशन में x कितना हो जाएगा, x हो जाएगा 5x अपॉन x प्लस 5। क्यों? क्योंकि पैरेलल में क्या फॉर्मूला होता है, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। अब r कितना है, x है, तो 1/x बराबर कितना हो जाएगा, 1/r1 कितना है नेट, ये तो नेट आएगा, x डैश मान लेता हूँ। r1 कितना है x, r2 कितना है 1/5। तो एलसीएम लोगे उसको उल्टा करोगे तो यही आंसर आ जाएगा। तो ये कंडीशन इक्वल टू 1 के बराबर आ जाएगी, 1 इंटू आर। यहाँ से आप r और x के लिए आपके पास दोबारा दो इक्वेशन आ जाएंगी। आप इनको क्या कर सकते हो, इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, आपके दोनों आंसर कैलकुलेट हो जाएंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट मीटर ब्रिज और स्लाइड वायर ब्रिज। इसके अलावा इसमें कोई क्वेश्चन एक्स्ट्रा नहीं बनेगा। ठीक है बच्चों, ये चीजें समझ में आई? ओके, थोड़ा सा आगे बढ़े। इसमें एक इम्पोर्टेंट टॉपिक और रह गया है, जो जिसका हमें केवल क्वांटिटिव आइडिया देना है, ज्यादा इसमें नहीं पढ़ना। क्यों? क्योंकि वो भी यही सुनने में आ रहा है कि उसके न्यूमेरिकल्स भी नहीं आएंगे, बट इसके जनरली आ जाते हैं, इसलिए मैंने आपको इसके करा दिए हैं। ठीक है, चलिए आगे देखो। अब एक हमारे पास टॉपिक रह गया जिसका नाम है पोटेंशियोमीटर क्या होता है। क्या कहा मैंने, पोटेंशियोमीटर क्या होता है। दिस इज मोर इम्पोर्टेंट, पोटेंशियोमीटर। तो बच्चों पोटेंशियोमीटर एक तरह का, अगर हम यहाँ से इसको आइडेंटिफाई करें, इसका इंट्रो लिखें तो क्या होगा, देखो पोटेंशियो मतलब पोटेंशियल, मीटर मतलब मीजरी, मीन्स इट इज अ डिवाइस which is used to measure the potential difference. It is a device which is used to measure potential difference or PD very accurately। यानी एक ऐसा डिवाइस जो पोटेंशियोमीटर, जो पोटेंशियल डिफरेंस को बड़ी अच्छे से बिना किसी एरर के मेजर कर सकता है, उसको हम पोटेंशियोमीटर कहते हैं। तो आप कहेंगे सर पोटेंशियोमीटर वोल्ट, पीडी तो हम किससे नाप सकते हैं, पीडी हम किससे नाप सकते हैं, वोल्ट मीटर से नाप सकते हैं, बिल्कुल नाप सकते हैं। इसलिए हम जनरली इसका यूज नहीं करते। अगर मुझे छोटे मोटे सर्किट में क्या लगाना हो, वोल्ट मीटर मतलब क्या लगाना हो, पोटेंशियल डिफरेंस कहीं नापना हो, तो मैं किसका यूज करूंगा, सिंपल सी वोल्ट मीटर का यूज करूंगा। लेकिन अगर मुझे एक्यूरेट रीडिंग चाहिए कहीं पर, किसी एपरेटस पर, किसी लैब में जहां पर मुझे वही रखनी है, उसमें कोई एरर ना हो, तब मैं किसका यूज करूंगा, पोटेंशियोमीटर का यूज करूंगा। क्लियर हो गई बच्चों इतनी बात? ओके, तो आगे बढ़े। अब पोटेंशियोमीटर हमें पता लग गया क्या है, एक डिवाइस जो, और इसी डिवाइस से हम किसी, इट इज ऑल्सो यूज्ड to measure, it is also used to measure the EMF of a cell also। ये पोटेंशियल मेजर के साथ साथ उसका, किसी सेल का
ईएमएफ निकालने के लिए भी काम आ सकता है। ईएमएफ निकल जाएगा तो अल्टीमेटली इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ओके। तो अब पढ़ते हैं, इसका इंट्रोडक्शन हो गया। ये किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड दैट। प्रिंसिपल क्या है इसका, देखें। ये कहता है, क्या कहता है, अगर किसी पोटेंशियोमीटर वायर में से, लेट अस से दिस इज पोटेंशियोमीटर वायर, दिस इज पोटेंशियोमीटर वायर एंड ए और एंड बी, हमने इसको किसी सोर्स से कनेक्ट किया, उसमें क्या फ्लो लगी, करंट फ्लो लगी। अगर किसी पोटेंशियोमीटर वायर में से कांस्टेंट करंट फ्लो हो, कैसी करंट फ्लो हो, कांस्टेंट करंट। अगर किसी पोटेंशियोमीटर वायर में से एक कांस्टेंट करंट फ्लो हो रही है और उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, उसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो कैसा हो, यूनिफॉर्म हो। ये दो चीजें याद होनी चाहिए आपको इस कंडीशन के लिए। पहली, वायर से कांस्टेंट करंट फ्लो हो रही हो, दूसरा जो वायर है वो क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म हो। यूनिफॉर्म का मतलब हर जगह से इसकी थिकनेस एक जैसी हो, ऐसा ना हो आगे से मोटा, पीछे से बारीक, फिर दोबारा मोटा, फिर दोबारा बारीक, एक जैसी लंबाई का, एक जैसी थिकनेस का हो, यानी यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया का हो। तब उस कंडीशन में जो पोटेंशियल होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ की। देन द पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ वायर, जहां पर हम, जिसमें गैलोमीटर करंट 0 हो जाएगी। तो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ। अब इससे हम क्या निकाल सकते हैं, अगर मैं इस कांस्टेंट को हटाऊं तो एक कांस्टेंट है, जिसे हम के कहते हैं, और इसको अगर मैं डिवाइड करूं तो V/L। और ये चीज बहुत बार बताई जा चुकी है, फिर बताते हैं। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को आप लेंथ से डिवाइड करते हो तो वो क्वांटिटी किस में कन्वर्ट होती है, दिस क्वांटिटी बिकम्स ए ग्रेडियंट। तो यहाँ पर ये पोटेंशियल है तो इसको हम क्या कहेंगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट। के की वैल्यू जितनी छोटी होती चली जाएगी, के जितना छोटा होगा, एक्यूरेसी उतनी ही इंक्रीज होगी। ये बात आप याद रखिए, ठीक है। इसका मतलब अब के इंक्रीज होगा कब, जब एल इंक्रीज होगा। तो अगर मेरे पास मान के चलो 2 मीटर लंबा वायर है, मैं उससे पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर रहा हूँ, और एक 10 मीटर लंबा वायर है, उससे पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर रहा हूँ। तो किसकी एक्यूरेसी ज्यादा आएगी, जिसकी लेंथ ज्यादा होगी। तो लेंथ किसकी ज्यादा है, 10 मीटर वाले, क्यों, क्योंकि डिवाइड में है तो आंसर भी उसी का ज्यादा होगा। क्लियर हो गई ये बातें। तो दीज आर टू कंडीशंस। फर्स्ट, पोटेंशियोमीटर होता क्या है, एक डिवाइस जो पोटेंशियल डिफरेंस नाप सकता है और ईएमएफ भी नाप सकता है किसी भी गिवन शेल का। प्रिंसिपल क्या है, अगर किसी वायर, पोटेंशियोमीटर वायर में कांस्टेंट करंट फ्लो हो रही हो और उसका जो वायर है वो यूनिफॉर्म वायर हो, तो जो पोटेंशियल होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसकी लेंथ के। और यहीं से एक टर्म बनती है जिसे हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। क्लियर हो गई इतनी बातें, बहुत बढ़िया। अब इसकी कुछ बच्चों एप्लीकेशंस हैं, एक दो मैं तुम्हें बताता हूँ। यूज नहीं करेंगे हम उनका, केवल उसको लिखेंगे कि ये किस किस काम आ सकती है। तो देखिए, पहली एप्लीकेशन है इसकी, कंपेयर ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। नंबर फर्स्ट, कंपेयर ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। इस सेल के द्वारा कंपेयर की जाएगी। आपको वही सेम सर्किट बनाया जो मैंने थोड़ी देर पहले बनाया था, उसी से हमारे पास जो पोटेंशियल था वो V प्रोपोर्शनल टू L था। अगर मैं उस पोटेंशियल को हटाकर वहां पर दो सेल लगा दूं पैरेलल में, तो पहला E1 मान लो लेंथ L1 के प्रोपोर्शनल आएगा, और जो दूसरा E आएगा वो L2 के प्रोपोर्शनल आएगा। दोनों को डिवाइड कर देंगे तो E1/E2 किसके बराबर आ जाएगा, L1/L2 के। इस तरह से अगर आपको किसी एक सेल का ईएमएफ पता है, बैलेंसिंग लेंथ पता है, तो आप किसी भी दूसरे सेल का क्या निकाल सकते हो, ईएमएफ पता कर सकते हो। एक कंडीशन तो ये हो गई। दूसरा जो जिस पर जनरल न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है क्या है, कि मान लो किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, इंटरनल
रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, वो कितना होगा देखिए। तो सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए एक बार तो E प्रोपोर्शनल टू L हो जाएगा और एक बार हो जाएगा V प्रोपोर्शनल टू L2। V इज पोटेंशियल, इज सॉरी, अगर मैं इसको क्या करूं, डिवाइड कर दूं, तो E अपॉन V बराबर आ जाएगा L1 अपॉन L2 के। अब E क्या होता है, व्हाट इज E? E इज द EMF। और V क्या होता है, V बराबर होता है I इंटू R, हम पढ़ चुके हैं। और V बराबर I के प्लेस पर हम E अपॉन R प्लस R रख सकते हैं इंटू R। तो यहाँ रखें V की वैल्यू, तो E अपॉन V कितना हो जाएगा, E अपॉन R प्लस R इंटू R, E से E खत्म, L1 अपॉन L2 आ गया। क्या बचेगा, इसको ऊपर ले जाओ, तो R प्लस R अपॉन R इक्वल टू L1 अपॉन L2, मल्टीप्लाई करो, 1 प्लस R अपॉन R बराबर L1 अपॉन L2, इसको उठा के उधर ले जाओ, R बराबर आ जाएगा L1 अपॉन L2 माइनस 1 इंटू R। तो इस तरह से हम EMF कंपेयर कर सकते हैं और पोटेंशियोमीटर की हेल्प से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर हो गई बच्चों ये बातें? अब एक छोटा सा न्यूमेरिकल लेते हैं इसी के बेस पर। ये चलो पहले कंपेयर करते हैं। पहले इंटरनल रेजिस्टेंस का एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, उसके बाद आगे करेंगे कि हमें इसमें क्या करना है। एंड दैट न्यूमेरिकल इज दिस, ओके, ये हो गया। चलिए देखिए इसका एक न्यूमेरिकल, अलग अलग बेस पर दो न्यूमेरिकल, 3 न्यूमेरिकल करेंगे इसमें। फर्स्ट वन, मान के चलो कि मेरे पास एक क्वेश्चन है, उसमें लिखा हुआ है व्हेन ए रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम इज कनेक्टेड अक्रॉस ए सेल देन PD इज बैलेंस्ड बाय 150 सेंटीमीटर वायर एंड व्हेन R इज 10 ohm then the PD balance is 175 centimeter per ohm. Find the internal resistance of the cell. अगर सेल तो एक ही है, जब हमने पहला रेजिस्टेंस R1 लगाया जो कि कितने ओम का था, 5 ओम का था, उस समय इसकी जो बैलेंसिंग लेंथ थी, बैलेंसिंग लेंथ वो कितनी थी, उसको हमने L1 मान लिया एंड लेट अस से इट इज what is given in it 150 सेंटीमीटर, इट इज 150 सेंटीमीटर। तो यहाँ से एक बार R के लिए फॉर्मूला लगाओ, R बराबर क्या होगा, L1 अपॉन L2 माइनस 1 इंटू कैपिटल R1। अब L1 तो हमारे पास है नहीं, L क्या है, टोटल लेंथ की वायर, वो हमें नहीं पता, तो उसको L ही रहने दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखें ये कितना आएगा, यहां से R बराबर कितना हो गया, L अपॉन L1, L अपॉन L1 कितना है, चलो बाद में रखेंगे, -1 इंटू R, R को R1 रखो, बाद में रखेंगे। तो पहला केस हमारे पास बन गया। दूसरे केस में इसने कहा कि जो R है वो बदल करके 10 ओम हो गया, तो जो बैलेंसिंग लेंथ है इसकी वो 175 सेंटीमीटर हो गई। तो अब R कितना हो जाएगा, L अपॉन L2 माइनस 1 इंटू R2। ठीक है, दोनों को क्या करो, जोड़ दो, जोड़ने से घटाएंगे तो R से R ही कट जाएगा, ऐड करो दोनों को, ऐड करने पर क्या होगा बच्चों, या यहाँ से हम और कुछ चीज निकाल सकते हैं कैलकुलेट करके। यहाँ से हम और कुछ कर सकते हैं, चलो देखते हैं। इसको इक्वेशन 2 मान लो और क्या करें, यहाँ से L की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, इस R को यहाँ पर रख लो इक्वेशन 2 में। इक्वेशन क्या हो जाएगी, L अपॉन L2 माइनस 1 इंटू R2 बराबर L अपॉन L1 माइनस 1 इंटू R1। L कितना है पता नहीं है, तो L अपॉन, या इसको लिख सकते हैं क्या, L माइनस L2 इज वॉट 175
अपॉन 175 इंटू R 10 इक्वल टू L माइनस 150 अपॉन 150 इंटू 5 2 जा 10। तो ये कितना जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो अंदर, ये से कट जाएगा 25 से, 25 6 जा 150, 7 बार कट जाएगा और ये 6 बार कट जाएगा। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसकी कितना जाएगा, ये इसको इधर मल्टीप्लाई करो, 6 2 जा 12, 12L माइनस 12 इंटू 175 इक्वल टू 7 किधर मल्टीप्लाई करो, 7L माइनस 7 इंटू 150, तो 12 में से इधर गए 5L इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसको इधर उठा के ले जाओ, बारह और 9 21 00 माइनस ये कितना हो जाएगा 105। ठीक है, लिखा, कुछ गलत लगी है मुझे तो कैलकुलेशन। 12 पंजे 60, 12 से 84 और 6 90, 12 कम 12 9 21। ठीक है, तो 5L किसके बराबर आ गया, 059, कितना जाएगा, L कितना आ गया 950 अपॉन 5, इससे कट जाएगा, 5 1 जा 5, 45590, तो L इतना आ जाएगा। इसको यहाँ रख दें इक्वेशन फर्स्ट में उठा करके इक्वेशन सेकंड में, जिसमें भी आपकी इच्छा हो, फ्रॉम फर्स्ट R बराबर L कितना है 190 अपॉन 150 माइनस 1 इंटू 5, इससे कट जाएगा, R बराबर कितना आ गया 19 माइनस 15 यानी 4 अपॉन 15 इंटू 5, 5 से 15, R बराबर आ जाएगा 4/3 ओम। दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये पोटेंशियोमीटर के बारे में था पूरा का पूरा। नाउ एक कंडीशन इसमें और भी है, उसको कैलकुलेट करें। हमने इसमें ये जो ट्रिक निकाली या जो हमने इंटरनल रेजिस्टेंस यूज किया, ये बेसिकली किसका प्रोसेस था, पोटेंशियोमीटर का था। तो एक प्रोसेस हमारे पास पहले था पोटेंशियल इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने का, V बराबर E माइनस IR से, ये आ गया। ठीक है, नाउ एक इसमें क्वेश्चन करते हैं बच्चों, ये क्वेश्चन काफी बार आया हुआ भी है और अच्छा भी है। देखिए, एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं इसका, उसके बाद इसमें ट्रिक भी बतानी है आपको, क्योंकि बहुत बार वो कंसेप्शनल बेस पूछता है यहाँ से, तो उसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। एक न्यूमेरिकल है इसमें, मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ। बेसिकली इसने पूछा क्या है, एक 10 मीटर लॉन्ग वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन 20 ओम रेजिस्टेंस इज यूज्ड ए पोटेंशियोमीटर वायर। एक पोटेंशियोमीटर वायर जो कि 10 मीटर लंबा है, ठीक, ओके, इसका रेजिस्टेंस आपको 20 ओम दे रखा है। ठीक है, द वायर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद अ बैटरी ऑफ 5 वोल्ट along a external resistance of 480 ओम। इसके साथ एक बैटरी कनेक्ट की गई और एक 480 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया गया इस तरह से, और ये 5 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट है इसके पास। चलिए आगे बढ़े। इफ एन अननोन EMF is balanced at 600 सेंटीमीटर ऑफ द वायर, इसके साथ एक अननोन EMF कनेक्ट किया गया E, जिसकी बैलेंसिंग लेंथ ये AB है, तो हमें AB दे रखी है 10 मीटर, इसमें लिख लेते हैं। इसने कहा इसको बैलेंस किया गया किस पर, 600 सेंटीमीटर पर, तो गैल्वेनोमीटर यहाँ कहीं होगा, ये तो 600 सेंटीमीटर आपके पास ऑलरेडी गिवन है। आगे बढ़े, कैलकुलेट द पोटेंशियल ग्रेडियंट, यानी K निकालना है और आपको अननोन इस EMF का पता करना है। तो आपको दो चीज कैलकुलेट करनी है, एक तो K निकालना है इसका और एक E की वैल्यू पता करनी। तो अननोन EMF E आ जाएगा हमारे पास इससे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इस सर्किट में जो करंट है वो कितनी है, यहाँ से चलेगी,
कितनी होगी, I बराबर E अपॉन R प्लस आर, हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। E कितना है 5, R कितना है इसका और इसका, क्योंकि ये इसके साथ सीरीज में है तो 480 और प्लस इसका R कितना है, लिखा हुआ नहीं है मैंने, इसका आज रखा है 20 मीटर, 20 ओम, तो प्लस 20 ओम कितना आ जाएगा 5 अपॉन 500 मीन्स 1 अपॉन 100। करंट आ गया आपके पास, यानी इसमें कितना। अब इसके अक्रॉस आप ए बी के अक्रॉस क्या निकाल सकते हैं, के निकाल सकते हैं। के क्या है हमारे पास, के बराबर होता है वी अपॉन एल। तो पहले मुझे क्या पता होना चाहिए, ए बी के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप है। मेरी बात आप समझे, मुझे वी चाहिए तो सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि ए बी के पास कितना पोटेंशियल ड्रॉप है। कैलकुलेट कर सकते हैं इसको अलग से। वी बराबर क्या होता है फॉर्मूला, आई इंटू आर। इसमें जो करंट यहाँ जाएगी वही यहाँ पर भी जाएगी, तो आई कितना हुआ इसके लिए 1 अपॉन 100 इंटू इसका आर कितना है, इसका आर है 20, तो 20 यह कितना आ जाएगा 1 अपॉन 5 या 0.2 वोल्ट। तो अब इसको यहाँ रख सकते हैं, के इक्वल टू कितना आ जाएगा 0.2 अपॉन एल कितना है पूरे के पूरे सिस्टम का 10 मीटर, तो 2 अपॉन 10, के की वैल्यू आ गई 0.02 वोल्ट पर मीटर। यही आएगी ना 0.02 वोल्ट पर मीटर। ओके, अब इसको चेंज करें, क्योंकि हमारे पास पर सेंटीमीटर होता है। अगर इसको मैं पर सेंटीमीटर निकालूं, क्योंकि ये सेंटीमीटर में, तो 0.02 वी अपॉन सेंटीमीटर, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 आ जाएगा नीचे, 1 अपॉन 1000, तो के कितना आ जाएगा भाई 0.000 1 2 3 4 5 वोल्ट पर सेंटीमीटर। ये आएगा क्या, या कुछ गलत कर दिया हमने शायद, है ना। एक बार हम डिवाइड कर चुके थे ना 10 से, तो 10 इंटू 100 आएगा ये सेंटीमीटर, तो एक जीरो कम हो जाएगी, 0.002। अब हमें क्या चाहिए, के की वैल्यू आ गई हमारे पास, और किसकी नीड है हमें, ई की। ई क्या होता है, ई बराबर होता है के इंटू एल। तो ई कितना आ जाएगा, के की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0.0002 इंटू एल कितना है हमारे पास, इसका बैलेंसिंग लेंथ 600 है, तो 600 आंसर आ जाएगा 0.00, सॉरी 20 से 20 कट गई, 6 to 12, 0.012 वोल्ट, 0.12, सॉरी एक बिल्कुल कम आ जाएगी 0.12 वोल्ट। तो दिस इज द आंसर। तो इस तरह के इसमें न्यूमेरिकल से बच्चों आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें कंडीशन है, ये कंडीशन पर कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। मान लो कि ये पोटेंशियल 5 वोल्ट है और मेरे पास इसका ये मेरे पास मान लो सपोज 6 वोल्ट ही है। कितना वोल्ट है 6 वोल्ट। तो बैलेंसिंग पॉइंट कहाँ होगा, ए के पास, बी के पास या बाहर। तो आंसर है हम इस केस में बैलेंसिंग लेंथ फाइंड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, रीजन क्या है, क्योंकि जो हमारे पास सोर्स बैटरी है, सोर्स बैटरी कितने की है 5 वोल्ट की। अब इसके बाहर तो करंट फ्लो होने से रहा, या इसके बाहर तो हम जॉकी को ले जाने से रहे, इसी के अंदर आ सकती है। तो याद रखिए जो सोर्स बैटरी है वो हमेशा ज्यादा होनी चाहिए तुम्हारे ईएमएफ से, तभी ये पॉसिबल है कि जो बैलेंसिंग लेंथ होगी वो इन दोनों के बीच में होगी, अदरवाइज वी कांट बी कैलकुलेटेड। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर। मीटर ब्रिज क्या है, स्लाइड वायर ब्रिज है जो किसी अननोन रेजिस्टेंस की रेजिस्टिविटी और कैलकुलेट करने के काम आएगा। मीटर उसका प्रिंसिपल क्या था, व्हीटस्टोन ब्रिज में इसीलिए पढ़ा था। पोटेंशियोमीटर क्या है, पोटेंशियोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो पोटेंशियल डिफरेंस नापता है और ईएमएफ कैलकुलेट करने के काम आ जाता है। दूसरा उसका प्रिंसिपल क्या है, अगर कांस्टेंट करंट किसी यूनिफॉर्म वायर में फ्लो हो रही हो तो जो पोटेंशियल होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ के। यहीं से हमें मिलती है पोटेंशियल ग्रेडियंट की कंडीशन, और उसी हम थ्योरी को हम अप्लाई करते हैं।
यहाँ से पता चलता है लेंथ जितनी ज़्यादा बड़ी होगी के उतना ही कम होगा, के जितना छोटा होगा सेंसिटिविटी उतनी ज़्यादा होगी, मतलब एक्यूरेसी उतनी ही इंक्रीज होती चली जाएगी। सो दिस इज ऑल अबाउट पोटेंशियोमीटर। और करंट इलेक्ट्रिसिटी में इसके अलावा कुछ नहीं है। तो इससे आज हम इसको स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम मैग्नेटिज्म स्टार्ट करेंगे। होप यू अंडरस्टैंड दिस। सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए।